एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी को भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार जो चैप्टर 1 है, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे, इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 के नोट्स जो है बना रखा है पार्ट 1। आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे। क्लास 11th है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला। और ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है संविधान, जो जिंदगी भर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये पार्ट 2 का सबसे पहला जो स्लाइड है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। पहला स्लाइड कहता है संविधान का राजनीतिक दर्शन। ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में भी अक्सर पूछा जाता है। तो आप ध्यान से समझिए कि संविधान का जो राजनीतिक दर्शन है वो कैसा होता है। तो पहला पॉइंट इसे मैंने ऐड किया है, संविधान के दर्शन से अभिप्राय, अर्थात मतलब संविधान की बुनियादी अवधारणाओं से, मतलब इसके बेसिक राइट से हैं, जैसे कि हो गया अधिकार, हो गया नागरिकता, हो गया लोकतंत्र आदि। ये सब क्या है? ये सब संविधान के जो मतलब कह सकते हैं आप कि बुनियादी ढांचा है जिसके ऊपर यह टिका हुआ है। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो संविधान में निहित, मतलब संविधान के जो अंदर उपलब्ध है, क्या है? आदर्श, जैसे समानता, स्वतंत्रता, और हमें संविधान के दर्शन करवाते हैं। मतलब यही सब चीजें ऐसी चीजें हैं हमारे संविधान के अंदर जिससे हम जान पाते हैं अपने संविधान को। वहीं पे पॉइंट 3 की अगर बात कर लें तो हमारा संविधान इस बात पर जोर देता है, मतलब ध्यान देता है या बल देता है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए तथा उन मूल्यों को जिन पर नीतियां बनी हैं, मतलब नियम कानून बने हैं, इन नैतिक बुनियादी अवधारणाओं पर चलकर उद्देश्य प्राप्त करे। मतलब इन्हीं सब चीजों को पालन करते हुए वो अपने आप को एक उद्देश्य की ओर लेके जाए। तो अगर इन सभी पॉइंट्स को हम इंक्लूड करना चाहें तो संविधान के राजनीतिक दर्शन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अगर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर देना पड़े तो मैं आपको बताऊंगा कि संविधान के जो राजनीतिक दर्शन है उसमें सबसे मुख्य है हमारा अधिकार, इसके अंदर की निहित नागरिकता और लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो हमारे संविधान के हिसाब से हमें समानता, स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है, जिससे हम अपने संविधान को और बेहतर समझ पाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें हम अपने संविधान की, तो इसमें शांतिपूर्ण लोकतंत्र तरीकों के मामलों को ना अंदर लिया जाता है। मतलब इनसे जो नियम कानून बने हैं, इन्हीं सब चीजों से हम अपने बुनियादी उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। तो ये संविधान का राजनीतिक दर्शन होगा। अब हम बात करते हैं संविधान का मुख्य सार। अब देखिए सार, कुछ कुछ ऐसे शब्द यहाँ पे आपको मिलेंगे, शायद समझने में मुश्किल हो, लेकिन मैं आपको उसके आसान भाषा समझा देता हूं। संविधान का मुख्य सार मतलब एक ऐसा ज्ञान जो संविधान की प्रस्तावना, जो हमारे संविधान की आत्मा है। कहते हैं ना कि इस चीज की जान इस चीज के अंदर बसती है। तो हमारे संविधान की जान जिस चीज के अंदर बसती है उसके बारे में बात करेंगे। जवाहरलाल नेहरू का नाम आप सभी ने सुना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के, आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी। तो इन्होंने क्या किया? भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के नए युग में प्रवेश के लिए किया। अब यहाँ पे समझने योग्य बातें हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत देश के प्रथम, मतलब स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री। उन्होंने क्या किया? जब भी संविधान बन रहा था तब उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे संविधान के निर्माण करेंगे जिसके अंदर ऊंच नीच की भावना नहीं होगी, सारे जाति के बंधनों को तोड़ के ऊपर आएंगे। मतलब पहले आपको पता है ना कि छुआछूत कितना होता था, बहुत सारे छुआछूत होते थे, ऊंच नीच, बड़े जाति, छोटे जाति, पैसे वाले, साहूकार, लेबर क्लास के लोग। तो इनके अंदर ना बहुत ज्यादा खाई था। इन सभी चीजों को तोड़ने का सोचा और इसके अलावा कहा कि सारे लोग स्वतंत्र होंगे, किसी को भी गुलाम बना के नहीं रखा जाएगा, बंधुआ मजदूर बना के नहीं रखा जाएगा। समानता की भावना होगी, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब एक समान होगा। और सभी के लिए जो न्याय है, जो न्याय की परंपरागत सुविधा इन्होंने मुहैया करवाया, वो इन्होंने कहा कि इसमें ऐसा नहीं है कि जो पैसे वाले लोग होंगे उनको जल्दी न्याय मिल जाएगा या फिर उनके फेवर में न्याय मिल जाएगा। ऐसा इन्होंने नहीं कहा, कहा कि न्याय इस समाज के रहने वाले सभी लोगों के लिए बराबर होगा। तो इस तरह से इन्होंने एक नए संविधान के निर्माण का आगाज किया। और देखिए यह कमजोर लोगों को उनका वाजिब हक दिलाने में मदद करता है। जो समाज में दबे कुचले लोग होते हैं, जो छोटे होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, तो उन्हें भी हमारा जो संविधान है वो न्याय दिलाने में मदद करता है, अर्थात उन्हें हासिल करने की ताकत देता है, उन्हें
ये बताता है कि आप इस समाज में कमजोर नहीं हो। अगर कोई बहुत ज्यादा पैसे वाला है तो वो बहुत मजबूत नहीं है, वो आपको दबा नहीं सकता, आपको गिरा नहीं सकता, क्योंकि हमारे नियम कानून ऐसे बने हुए हैं। तो इस तरह से आपने संविधान के जो आत्मा है उसके बारे में जाना। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या है, अर्थात उपलब्धियां क्या क्या है। ऐसी क्या क्या मतलब बहुत अच्छी चीजें हैं हमारे संविधान में, तो उन्हें जानने के लिए आपको ये विशेषताओं को आपको एग्जाम में ही बताना पड़ेगा। और क्या क्या उपलब्धियां पाई है अगर हमने इस संविधान को बनाया है, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर आप कहिए संविधान के जनक, आपको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो ऐसे में इन्होंने संविधान जो बनाया है तो उसकी विशेषता क्या है, क्या क्या खास बात है, क्या क्या उपलब्धियां हैं हमारे संविधान की, इन सब चीजों को भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे संविधान बनने के बाद राष्ट्रीय पहचान मिला किसको, भारत देश को। भारत देश को क्या मिला, राष्ट्रीय पहचान मिला। हम धर्मनिरपेक्ष हैं, किसी भी धर्म विशेष का हमारा देश नहीं है, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं और सभी धर्म के लोग हमारे भारत देश में रहते हैं। राष्ट्रीय एकता है, सभी लोग एक छत के नीचे, एक छत कहने का मतलब है एक यहाँ पे छत, एक घर को हम दर्शा रहे हैं और भारत हमारा घर है, तो राष्ट्रीय एकता है। सामाजिक न्याय है, समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए न्याय की सुविधा है। संसदीय शासन प्रणाली है, ये सब आप विशेषताओं में कह सकते हैं, भारतीय संविधान की ये सब विशेषता है। संघात्मक सरकार है, आपको पता है ये आयरलैंड से उठाया गया था। और मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, अर्थात फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो हैं, ये सारी चीजें हमारे संविधान की विशेषताओं में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शायद आयरलैंड से उठाया गया। इसके अलावा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका जो है, ये भी दूसरे देशों के हमारे संविधान में जोड़ा गया था। सर्वाधिक विस्तृत एवं लिखित संविधान, अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो हमारे भारत देश का है। कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण है, कठोर भी है और लचीलापन भी हमारा, ये आप इसके बुराइयों में इसका नाम ले सकते हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान, ऐसा नहीं है कि हमारे भारत देश में जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है वो जो चाहे वो कर सकते हैं, नहीं, जिनकी जनसंख्या कम है उनका भी सम्मान हमारे भारत देश में होता है। मूलभूत ढांचा संशोधन के बाद भी बरकरार है, जो ढांचा तैयार किया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा हमारे संविधान के लिए, वो आज भी बरकरार है हमारे संविधान के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है आप इसके विशेषता अर्थात उपलब्धियों में लिख सकते हैं। यहाँ पे ये सारे प्रश्न जो है वो आपके 8 नंबर में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे बड़े ध्यान से समझ लीजिए। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है संविधान की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया गया है, जैसे क्या। अगर आप संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं तो वो बताएं, अगर वो आप जानते हैं तो थोड़ा उसका विस्तार करके बताएं कि इसको आप कैसे एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो पहला क्या है, स्वतंत्रता है। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार हमारे यहाँ है, सभी लोगों को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। सामाजिक न्याय का अधिकार है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के सम्मान की बात भी यहाँ पे होती है, और धर्मनिरपेक्षता की भी बात है, मतलब सभी धर्मों का समान आदर सत्कार हमारे यहाँ होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब भारत देश की अगर बात करें तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और इसके अंदर एक आयु निर्धारित की गई है जिसके अंदर उस आयु को जब भी आप पार करते हैं उसके बाद आपको मत देने का अधिकार हो जाता है, इसी को हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। संघवाद के बारे में भी आपको पता है कि संघवाद नीति है हमारे यहाँ सरकार बनाने की। तो ये सारी चीजें जो हैं वो संविधान की प्रमुख विशेषताओं में आता है। आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। प्रक्रियागत उपलब्धि क्या है, तो इसे भी समझ लीजिए। देखिए, संविधान का विश्वास जो है वो राजनीतिक विचार विमर्श से है। राजनीति के जो बड़े बड़े दिग्गज लोग होते हैं उनके आपसी विचार विमर्श से ही ये उपलब्धि में प्राप्त होती है। संविधान सभा सहमति और असहमति को भी सकारात्मक रूप से देखती है। अगर संविधान सभा के अंदर किसी भी प्रकार की असहमति होती है, अगर पार्टीज के अंदर, फिर भी हमारा जो संविधान है उसे पॉजिटिव देखता है, सकारात्मक रूप से देखता है और उसके अंदर से कुछ अच्छी चीजों को निकालने की कोशिश करता है। दूसरे नंबर पे बात करें, संविधान सभा किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत से नहीं उसकी अनुमति से लेनी चाहती थी। मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, संविधान सभा जब कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला क्या है कि बहुमत से नहीं, मतलब अनुमति, सबका राजी और वहां पे मतलब सबका मन हो कि हाँ इस चीजों को लेना चाहिए, तब जाके संविधान सभा के अंदर इन चीजों को जोड़ा जाता है। संविधान सभा के अंदर जो भी चीजों के ऊपर निर्णय लिया जाता है और संविधान सभा उस पर टिकी रहती है कि नहीं ये होना चाहिए, हमारे भारत देश के लिए अच्छी चीजें हैं, ये हमारे संविधान सभा को विशेष बनाता है, मतलब उसे मजबूत बनाता है।
तो इस तरह से आपने इस पॉइंट को भी समझ लिया। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि संविधान की आलोचना के बिंदु। संविधान बना तो आपको पता है कि जब भी कोई अच्छी चीजें बनती है तो उसके साथ बुरी चीजें भी आती है। तो अगर इसकी बड़ाई हो रही है, इसकी अच्छाई है, तो इसके साथ साथ कुछ बुराइयां भी है। जैसे पहला पॉइंट है कि बहुत लंबा संविधान है हमारा, पूरे विश्व के सबसे बड़े संविधान में हमारा ये आता है 448 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा संविधान कितना बड़ा होगा। पश्चिमी देशों के संविधानों से इसका प्रावधान लिया गया, मतलब आप समझ सकते हैं कि दूसरे दूसरे देशों से चीजों को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो ये भी आलोचना का एक बिंदु बन जाता है। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो संविधान के निर्माण में सभी समूहों के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। मतलब कि जब संविधान सभा हो रहा था, संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उसमें जितने भी वर्ग के लोग थे वो सभी वहां पे मौजूद नहीं थे। जैसे कि हैदराबाद के निजाम को नहीं जोड़ा गया था, क्योंकि आपको पता है कि हैदराबाद के साथ ऑलरेडी लड़ाई झगड़ा चल रहा था। दूसरी तरफ एक तरफ कश्मीर भी था जिसमें राजा हरि सिंह थे, उनके साथ भी माहौल नहीं बन पा रहा था उनका। तो यहाँ पे इन लोगों को इस संविधान सभा में या फिर कहिए मीटिंग में नहीं रखा गया, तो ये भी एक आलोचना का कारण बन गया था। अब हम आपको संविधान में दिखने वाले जो सीमाएं हैं उनके बारे में बता देते हैं। संविधान समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं के प्रतिबिंब होता है, मतलब एक इसका छाया होता है। यह एक लिखित दस्तावेज है जिसे समाज के प्रतिनिधि तैयार करते हैं, जिससे हम आम आदमी जिसको हम वोट देके जिताते हैं, उसी को हम जनप्रतिनिधि कहते हैं। पहला पॉइंट हमारा राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रीयकृत है। दूसरा, सामाजिक आर्थिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व में डाले गए, जबकि ये मौलिक अधिकारों में सम्मिलित होने चाहिए। अलग अलग लोगों का अलग अलग चीज मानना है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सामाजिक आर्थिक अधिकार जो है नीति निर्देशक तत्व में जो डाल दिया गया था, उसे वहां ना डाल के फंडामेंटल राइट्स में डालना चाहिए था, मतलब हमारे मौलिक अधिकार में होना चाहिए था। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो है लैंगिक न्याय, मतलब कि जेंडर के हिसाब से जो मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर है, इनके हिसाब से जो है कुछ मुद्दे जैसे पारिवारिक या संपत्ति के, कि पिता का जो पुत्र होता है वही उसका अधिकारी होता है, उत्तराधिकारी होता है, इन सब चीजों के ऊपर भी कुछ चीजें हैं जिसको मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। तो इस पे विचार बहुत ज्यादा दिन तक चला है, मतलब संविधान में दिखने वाली ये कुछ सीमाएं हैं या फिर आपको आलोचना के मुख्य बिंदु कह सकते हैं जिससे हमारे संविधान की आलोचना होती है। अगला पॉइंट हमारा कहता है संविधान में जीवंतता, और क्योंकि इसके कारण इस प्रकार की, मतलब किस कारण से संविधान जो है वो जीवंत लगता है। जीवंत कहने का मतलब है बिल्कुल आप सजीव की तरह देख सकते हैं इसे। तो पहला पॉइंट हमारा कहता है संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, मतलब लिखित है, बहुत बड़ा है, तो इसलिए यह जीवंत लगता है। परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तनशील भी है, मतलब अगर बहुत ज्यादा किसी भी अनुच्छेद या किसी भी नियम कानून से परेशानी हो रही है तो उसे बदला जा सकता है। तीसरा पॉइंट है समयानुसार, मतलब समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहा है हमारे संविधान का और यह गतिशील रहा है। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार संशोधन संभव है, अगर जरूरत पड़ेगा तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं या फिर आप कह सकते हैं जो सांसद है वो इन सब चीजों के अंदर एडिट कर सकते हैं, इसे बदल सकते हैं। तो ये सारी चीजों के कारण आपको संविधान में जीवंत दस्तावेज के रूप में आप इसे देख सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है संविधान में संशोधन। देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि समय समय पर समयानुसार संविधान में संशोधन हुआ है, तो अब इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या संशोधन हुआ है। तो देखिए पहला पॉइंट कहता है संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद से ही शुरू होती है, मतलब कि संशोधन जो है वो मैंने अभी आपको बताया ना, केवल संसद ही कर सकता है, सांसदों के द्वारा ही हो सकता है, जनप्रतिनिधि के द्वारा ही हो सकता है। यह प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 368 में है, मतलब अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि किस प्रकार संसदों के द्वारा संविधान के मूलभूत इकाइयों को संशोधित किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है संसद का अर्थ यह नहीं है कि संविधान की मूल संरचना परिवर्तित हो। अब देखिए संसद अगर परिवर्तन करता है कुछ, तो ये नहीं है कि ढांचा ही बदल दे, बिल्कुल। मतलब अब जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, अगर किसी को आरक्षण मिला हुआ है तो आरक्षण को बढ़ाना घटाना हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं है ना कि आरक्षण को ही खत्म कर दो। तो ये सारी चीजों की संरचना परिवर्तन नहीं की जा सकती है। अब देखिए संशोधनों के मामले में भारतीय संविधान लचीलेपन एवं कठोरता का मिश्रण स्थापित करता है, कठोर भी है और लचीलापन भी है। ये चीजें हमने पहले भी डिस्कस किया है।
1950 में संविधान के लागू होने से अब तक लगभग 105 बार संशोधन किए जा चुके हैं। जब से संविधान बना है 1950 से, मतलब इसे लागू किया गया है, अभी तक वर्तमान समय जब हम बात कर रहे हैं तो 105 बार इसके संशोधन हो चुके हैं। अब देखिए, इसके लिए 124 संविधान संशोधन विधेयक पारित हुए हैं और 124वां जो संविधान संशोधन बिल के अनुसार सामान्य वर्ग को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान है। यह आरक्षण का प्रावधान था जो 124वां संविधान संशोधन का बिल पास हुआ था। अगला पॉइंट हमारा कहता है संविधान संशोधन विधेयक के मामलों में राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार नहीं है। मतलब संविधान संशोधन है, मतलब किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, तो विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए अधिकार नहीं है कि आप उसे भेजें। तो ये था संविधान संशोधन। आगे के पॉइंट में हमारा कहता है संविधान में संशोधन के तरीके, किस प्रकार से संविधान के संशोधन हो सकते हैं। पहला पॉइंट है संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। आपका बहुमत कितना है संसद भवन में, ये डिपेंड करता है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पारित होता है। दोनों संसद में आपको बहुमत लाना पड़ेगा यदि आप संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करना चाहते हैं तो। अगला पॉइंट हमारा कहता है विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन द्वारा ही संशोधन संभव हो सकता है। इसी में अगला पॉइंट हमारा कहता है संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर का प्रावधान। अगर सामान्य बहुमत आपको प्राप्त है तो आप कैसे क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, तो आप नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, न्यू स्टेट आप बना सकते हैं, राज्यों के सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी राज्य का नाम बदल देना या फिर उसके सीमा में परिवर्तन करना, ये सारी चीजें हैं सामान्य बहुमत के अंदर। और अगर विशेष बहुमत है तो आप संविधान की चीजों को बदल सकते हैं। राज्यों में उच्च सदन का सृजन की समाप्ति और नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति और सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाना, ये सारी चीजें जो हैं वो संसद के सामान्य बहुमत में आते हैं। हाई सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसके अधिकार को भी बढ़ाना घटाना जो है वो सामान्य बहुमत के अंदर संशोधित हो जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन द्वारा संशोधन करने का प्रावधान क्या है। तो देखिए विशेष बहुमत में क्या क्या आपको मिलेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका है कि आपको विशेष बहुमत या फिर आधे राज्यों का समर्थन होना चाहिए। दूसरा है केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, विधायकों या फिर आप विधानसभा कहिए, इसके जो पावर होते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब वितरण है इन्हीं विशेष बहुमत के द्वारा। और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, ये भी आपको विशेष बहुमत के माध्यम से मिलेगा। अब देखिए इतने दिनों से जो इतनी बार संशोधन हो चुका है हमारे संविधान में, ये क्यों हुआ है। तो हमारा संविधान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना था, ये बात ध्यान में रखिएगा। हमारा संविधान जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका निर्माण हुआ था। उस समय की जो परिस्थिति थी वो सुचारू रूप से इसमें ये काम कर रहा था, पर जब स्थिति में बदलाव आता गया तो संविधान को सजीव यंत्र के रूप में बनाए रखने के लिए संशोधन किए गए। अब देखिए एक मकान हमने बनाया है, दादाजी ने मेरे बनाया था, एक मकान दादाजी के टाइम में बनाया गया था। अब मेरे पापा है तो उसमें कुछ तो बदलाव करेंगे अपने तौर तरीके से, क्योंकि समय बदल रहा है तो नए डिजाइन आए। अब हमारी बारी आई तो हमने फिर से कुछ बदलाव किए। तो यही है, जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, पूरे विश्व में अशांति थी, उस समय ये सही तरीके से काम कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और लगभग अभी तक 103 से 104 बार इसका संशोधन हो चुका है। तो ये सारी चीजें हैं जो संविधान संशोधन को, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इतनी बार क्यों हुआ तो आप बताएंगे कि इसी कारण से हुआ है, जिसमें पहला है प्रशासनिक संशोधन, दूसरा है संविधान की व्याख्या से संबंधित संशोधन और तीसरा है राजनीतिक आम सहमति से उत्पन्न संशोधन। तो इन सब चीजों के माध्यम से संविधान में 103 से 104 बार संशोधन हो चुका है। संविधान में किए गए संशोधनों को 3 श्रेणियों में विभाजन किया गया। ये तीनों श्रेणी मैंने अभी आपको पीछे वाले स्लाइड में बताया है। ये तीनों श्रेणी को अब हम डिटेल्स में देखते हैं। पहले है विवादास्पद संशोधन। देखिए विवादास्पद संशोधन जो है जिसके कारण विवाद हो, मतलब लड़ाई झगड़ा हो, इसे ही हम विवाद वाला संशोधन कहते हैं। संशोधन 38वां
39वां और 42वां। ये जो संशोधन हुआ है इसे हम विवादास्पद संशोधन कहते हैं। ये आपातकाल में संशोधन हुआ था, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगा हुआ था इंदिरा गांधी के सरकार के समय में, तब जाके इस संशोधन को किया गया था। विपक्ष के जो लोग थे, विपक्ष के जो नेता थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया और सरकार को असीमित अधिकार मिल गए। मतलब उन्होंने खुद से अपने संविधान को संशोधित करके गलत किया। इमरजेंसी में बहुत सारे चीजों के साथ छेड़छाड़ हुआ, फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ हुआ, तो ये विवाद वाले संशोधन थे, इसलिए इसे विवादास्पद संशोधन कहते हैं। संविधान की जो मूल संरचना का सिद्धांत है ये भी जानना जरूरी है। यह सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के केशव नंद भारती मामले में 1973 में दिया गया था। याद रखिएगा, 1 नंबर का प्रश्न यहां से बनता है। यह सिद्धांत किसने? केशव नंद भारती मामले में 1973 में दिया गया था। इस निर्णय ने संविधान के विकास में निम्नलिखित सहयोग दिया। क्या क्या सहयोग दिया? तो पहला सहयोग है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति की सीमा निर्धारित हुई कि अब जब भी संविधान में किसी प्रकार का संशोधन होगा तो उसकी कुछ लिमिटेशन होगी। यह संविधान के विभिन्न भागों के संशोधन की अनुमति देता है, पर सीमाओं के अंदर। ये नहीं कि आप जो चाहे उलटफेर कर दो, उसका एक सीमा बनाया गया है, दायरा बनाया गया है कि आप इसी के अंदर संविधान का संशोधन कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है, संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका जो होगा उसका फैसला अंतिम होगा। मतलब ये भी शक्ति का निर्धारण भी किया गया कि अंतिम फैसला किसका होगा। तो अगर मूल संरचना में उल्लंघन होता है या परिवर्तन होता है तो न्यायपालिका ये अंतिम फैसला करेगा कि यह सही है या गलत है। अगला पॉइंट हमारा है, संविधान एक जीवंत दस्तावेज। तो देखिए, ये सब बातें ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कशन कर लिया है कि संविधान एक गतिशील दस्तावेज है, जिस कारण से इसे हम जीवंत कहते हैं। दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो भारतीय संविधान का अस्तित्व लगभग 72 वर्षों से है। इस बीच यह संविधान अनेक तनावों से गुजरा है। भारत में इतने परिवर्तन के बाद भी यह संविधान अपनी गतिशीलता और बदलती गई परिस्थितियों के अनुसार इसके अंदर बदलाव होते गए, सामंजस्य के साथ अभी भी यह कार्य कर रहा है, इसलिए इसे एक जीवंत दस्तावेज के रूप में देखा जाता है। अगला है, परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तनशील रहकर कई चुनौती और सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए भारत का संविधान खरा उतरता है। यही इसकी जीवंतता का प्रमाण है। मतलब अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग समय में भी ये अपना संविधान जो है वो बहुत ही सही तरीके से काम करता है। इसी कारण से इसे हम जीवंतता का प्रमाण मानते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है, समयानुसार परिस्थितियों के बदलने पर संविधान में परिवर्तन किए जाते हैं, जो किसी जीवंत दस्तावेज में ही मुमकिन है। ये सब कुछ ऐसे पॉइंट है जिसके कारण संविधान को एक जीवंत दस्तावेज के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि क्लास 11th संविधान क्यों और कैसे के इंपॉर्टेंट नोट्स के पार्ट 2 जो है यहाँ पे समाप्त हो गए। आशा करता हूँ कि सारी जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी। यदि जानकारी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।